हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसमें हम PYQ सॉल्व करा रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स का। और उसमें है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हमने 2014 से 2023 तक का टारगेट किया है कि हम PYQs जो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्पेशली उसको कवर कराएंगे। और इस कड़ी में 2014 का पेपर कवर हो चुका है और इस वीडियो में हम 2015 का कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये पहला पैसेज जो कि इंग्लिश में है, तो मैं इसको जूम कर देती हूँ जिसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। और ये इसका क्वेश्चन काफ़ी छोटा पैसेज है। और ये पैसेज 2। और ये इसका क्वेश्चन। और ये पैसेज 3। और ये इसका क्वेश्चन। तो अब हमारा हिंदी का जो पैसेज है, सॉरी, तो पैसेज पढ़ने का 2-3 रूल है कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे। और पैसेज पूरी तरीके से जो लेखक ने कहा है, जो उसमें मेंशन है, सिर्फ उसी पे आधारित होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर देना है जो प्रश्न पे आधारित पैसेज लिखा गया उसी के अनुसार। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया जो पैसेज है, ठीक है, उसमें आर्गुमेंट का एक अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ आर्गुमेंट है, उसमें न्यूनतम जो नीड है, आवश्यकता है, वो क्या है। ठीक, तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज है कि मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक सीमित करते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे बंटवारा है एक तरीके से। ठीक, अधिकांश लोगों को इसमें शामिल ना करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्यवहार्यता, यानी कि जो प्रैक्टिकली है की जाती है काम, के लिए न्याय संगत रूप से पृथक किया जा सकता है। तो ये जो सेपरेशन है, ठीक है, नागरिकों का, ये सीमित है, अलग अलग किया गया है और उसको न्याय संगत भी ठहराया गया है। ठीक है, तो ये पैसेज का आधार है। आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन में क्वेश्चन के। क्वेश्चन में है कि जो न्यूनतम आर्गुमेंट के लिए जो आवश्यक है अंश, वो क्या है। तो ए है, मानव उसे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। ये हो सकता है, बट हम आगे देखते हैं पहले कि क्या क्या और चीज़ें ऑप्शन में हैं। तो समाज में अधिमानव सुपर ह्यूमन और अवमानव सब ह्यूमन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा पैसेज में। सार्वजनिक नागरिक भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक है। नहीं, ऐसा पॉजिटिव बात भी नहीं लिखा गया है। शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती हैं। ऐसा पैसेज पढ़ने से और क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है कि ये करीब करीब है कि हम सेपरेशन इसलिए करते हैं तब क्योंकि अलग अलग क्षमताओं होती हैं। बट अगर देखा जाए तो मानव से जो ए नंबर ऑप्शन है, मानव से प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है, ये ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा व्यापक रूप से अपने आप को प्रस्तुत करता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कि मानव पर जो भी कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं वो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये है इसका आंसर। हमारा पैसेज 2 जो है, तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कहाँ है, यहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो दिया गया पैसेज है उसमें सर्वोत्तम सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन सी लाइन उस पूरे पैसेज का सारांश प्रस्तुत करती है। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं।
कि आखिर पैसेज कहता क्या है। तो 2050 तक पृथ्वी पर जनसंख्या संभावित रूप से 7 अरब बिलियन से बढ़कर 9 अरब हो चुकी होगी। ठीक है, उन सबका पेट भरने के लिए उपभोग के बदलते हुए जो प्रतिरूप हैं, जलवायु परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि तथा पेयजल की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य उत्पादन दोगुना करना पड़ेगा। ओके, तो खाद्य उत्पादन की बात हो रही है जिसको दोगुना करना पड़ेगा। हम इसे किस प्रकार उपलब्ध कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली जो फसलों की किस्में हैं तथा कृषि की अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीके के निर्णायक होंगे, मतलब अधिक कुशल होंगे जो वो निर्णायक होंगे, किस तरीके के फसलों के किस्में होंगे वो उनके बारे में बात है। इसी प्रकार संसाधनों को कम से कम व्यर्थ जाने देना भी निर्णायक होगा कि हम वेस्ट ना करें। विशेषज्ञों का आग्रह है कि नगरों की अवशिष्ट जलधाराओं यानी जो वेस्ट स्ट्रीम से जो पोषक तत्वों और जल को पुनः प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके का उपाय है। एवं कृषि भूमि का संरक्षण करें। ठीक, वे कहते हैं कि निर्धन राष्ट्र अपने फसल भंडारण एवं पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं और समृद्ध राष्ट्र जो होते हैं, ये जो निर्धन हैं उनके हिसाब से बता रहे हैं कि जो निर्धन राष्ट्र हैं वो अपने फसल का भंडारण और पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं, और जो समृद्ध राष्ट्र हैं, ठीक है, वो मांस जैसे संसाधन संघ रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ होती है खादों में कटौती कर सकते हैं। तो जो समृद्ध हैं वो कटौती करेंगे और जो निर्धन है वो फसल भंडारण और पैकेजिंग में सुधार करेंगे। तो ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का, किसका सर्वोत्तम जो सारांश है, तो ऑप्शन ए जो है कि विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, मेंशन है कि विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के बारे में जो आगे कोई ज़्यादा बड़ी बात की नहीं गई है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा के बारे में बात की गई है, तो ये नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा केवल विकासशील देशों में ही एक चिरस्थायी समस्या है, नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये विकसित देशों की भी समस्या है। उसमें कटौती की बात कही गई है कि उनको कुछ चीज़ों के लिए कटौती करनी होगी। सी ऑप्शन जो है, खाद के संकट अभाव को पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि आपको कुछ विकसित देशों के लिए सजेशन दिया गया है और विकासशील देशों के लिए सजेशन दिया गया है, तो ये पॉसिबल है। डी मिला जुला के आंसर सही होगा। खाद्य सुरक्षा एक लगातार बढ़ती हुई सामूहिक चुनौती है, तो ये सबके लिए चुनौती है, तो ये यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट पैसेज जो है 3, उसका देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो सर्वाधिक वैध पूर्वधारणा एजम्पशन जो है वो देखना है कि क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दें, ठीक है, कम कर दें, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति वातावरण बना सकते हैं, ठीक, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होगा अथवा युक्त स्थिति बनेगी। अच्छा, युद्ध मुक्त स्थिति बनेगी, मुक्त ये स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित हैं अथवा मिथ्य तर्क फैलाने वाले। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दिया गया है कि अगर हम रक्षा पे व्यय कम करेंगे तो शांति मिलेगी पड़ोसियों से, और हम युद्ध को जो है उससे मुक्त हो सकेंगे, शांति से रह सकेंगे। और ऐसा जो सोचते हैं वो 2 किस्म के लोग हैं। एक, या तो उन्होंने वैसे युद्ध को झेला हुआ है जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ है, या ऐसे जो एजम्पशन रखते हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन सटीक बैठता है। तो ऑप्शन ए है, हमारा सशस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए हैं। ऐसा तो वैसे नहीं है, ऐसा मान सकते हैं कि पैसेज कहना चाह रहा है। ठीक है, इसको लाइन में रखते हैं फिलहाल। सेकंड, कि हम सशस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। ओके, और सी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास जो अत्याधुनिक सशस्त्र प्रणाली हो
ये पैसेज में कहीं मेंशन नहीं है और ना ही वो पैसेज कह रहा है। भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम हमारे सशस्त्र निर्माण में, सशस्त्र कह रही हूँ, शस्त्र निर्माण में यानी वेपन के निर्माण में अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा वेस्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं लिखा गया है कहीं पे, और ना ही ये पूर्व धारणा आ रही है। और ये ए और बी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे जो ए है ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वाधिक वैध पूर्व धारणा, अजम्पशन। अजम्पशन का क्या मतलब है? अजम्पशन मतलब कि आप अज्यूम कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, आप एक कल्पना बना रहे हो, ठीक है, गलत फहमी पाल रहे हो एक तरीके का कहूँ तो, कि क्या एक्चुअली में क्या है और आप इमेजिन क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वैसा पैसेज का कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है? तो पहला है कि हमारे सशस्त्र प्रणाली के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए, ऐसा लोग ये लग रहा है कि कहते होंगे। तो लेकिन ये पूर्व धारणा नहीं है, ये काल्पनिक आप अज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है। बी जो है, हम सशस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। ये एक्चुअली बात है जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं पैसेज में उल्टा, ठीक है। यानी ये हकीकत है जिसको आप एज्यूम कर रहे हो कि ऐसा करने से, इसमें बदलाव करने से, अगर हम कम निर्माण करेंगे शस्त्र का तो युद्ध कम होंगे, ठीक है, संघर्ष कम होगा, शांति वातावरण बनेगा। तो ये क्या है, अज्यूम कर रहे हो आप कि ऐसे रक्षा व्यय में कम करने से होगा। तो ये अज्यूम है, और हकीकत क्या है कि हम सशस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसी के साथ सशस्त्र जो संघर्ष है इसकी संभावना उतनी ही कम रहेगी। ये हकीकत है, ठीक। तो ये ज़्यादा क्लोज है ना कि ए। ये उसका सारांश बता सकता है कि सारांश क्या है, बट ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से पूर्व धारणा, असम्पशन, इमेजिनेशन, जो हकीकत है उसका इमेजिनेशन क्या बन रहा है वो ये बता रहा है बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इंग्लिश का पैसेज 4 है। तो ये पैसेज है जो जूम किया हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट पैसेज। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये रहा हमारा हिंदी का पैसेज। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि दिया गया जो पैसेज है उसमें निर्णायक अनुमान निकाला जा सकता है, अनुमान निकाला जा सकता है कि सबसे क्लोजेस्ट निर्णायक अनुमान क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज को। विश्व की बाल मृत्यु में लगभग 5वां भाग भारत का है। संख्या के आधार पर यह दुनिया में सर्वाधिक बाल मृत्यु है, लगभग 16 लाख प्रति वर्ष। अरे वाह, तो बहुत बड़ी संख्या है, काफ़ी ज़्यादा है। चलो, ये तो खैर पैसेज है। चलो, इसमें से अधिक की जो जीवन के प्रथम मास में ही मृत्यु हो जाती है, मतलब फर्स्ट मंथ में ही बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। जैसा कि अधिकारियों का विश्वास है कि इसका कारण ये है, कारण बताया अधिकारियों ने, कि स्तनपान और प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन से संबंधित जो आधारभूत स्वास्थ्य और आचरणों के प्रसार के ये कदम नहीं उठाए गए। यानी कि आधारभूत जो स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो साथ ही 2.6 करोड़ की विशाल गर्भधारण योग्य जनसंख्या गर्भावस्था तथा प्रसव पश्चात के संकटपूर्ण समय के दौरान देखभाल से वंचित रहती हैं। ओके, मेडिकल ही इशू अभी तक सामने आ रहा है। इसमें बाल विवाहों का प्रचलन, यानी ऐसा होने का जो कारण है वो क्या है, बाल विवाहों से प्रचलन, युवतियों में अरक्तता यानी अनीमिया, किशोर अवस्था की जो स्वच्छता पर विशेष ध्यान न होना भी
शामिल हैं जो सभी बाल मृत्यु दरों को प्रभावित करता है। ओके, तो मेन मेडिकल कंडीशन है और उसके दिए गए कुछ कुछ कारण हैं। ऐसे पैसेजेस पढ़ लो तो कितना ज़्यादा फील होता है। खैर, पैसेज के आधार पे हमको सॉल्व करना है। तो पहला जो ऑप्शन ए है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो बहुत सारे भारतीय निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों का मूल्य नहीं पहचानते। कारण मतलब ये एक हो सकता है, लेकिन ये पैसेज में मेंशन नहीं है, तो इसे हम मानेंगे नहीं। ओके, और यहाँ पे है कि अनुमान क्या है। ठीक, सेकंड है कि भारत की जनसंख्या अति विशाल है और केवल सरकार ही लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध नहीं कर सकती। एक तो यहाँ पे सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, और ऐसी बात पैसेज में नहीं की गई है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। मेन मुद्दा चला है कि स्वास्थ्य पर, ठीक है, और उनके प्रॉब्लम्स कैसे उठ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। हाँ, तो ये तो कुछ क्लोज दिख रहा है, क्योंकि मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य, यहाँ मेन स्वास्थ्य पे बात चल रही थी पूरे पैसेज में। खैर, नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि गर्भधारण योग्य महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता। अरे ये तो सरासर गलत है, करता है भाई। तो ये हमारा सी जो है वो आंसर सही है। देखिए, केवल जब आता है ऑप्शन में वो अक्सर गलत होता है, लेकिन हम इसको प्रायोरिटी मान करके नहीं चलेंगे, ठीक है। हम फिर भी पैसेज को पढ़ेंगे अच्छे से और फिर हम डिसाइड करेंगे। ये कहीं ना कहीं काम करता है ट्रिक, कि आप केवल अगर लगा रहे होते हो तो अगर शो करता है तो जनरली गलत होते हैं, ठीक है, बट हमें चेक करके चलते रहना है। ओके, नेक्स्ट पैसेज है, और इसका जो क्वेश्चन है वो है कि दिया गया जो पैसेज है उसमें से सही कौन सा है। ओके, तो क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर न होना पर्यावरण अनुकूली व्यवहार का एक हिस्सा है, ठीक है। और सेकंड है कि जो प्रोसेसिंग किए गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधन पर बोझ डालता है। चलिए पैसेज देखते हैं फिर इसका मूल्यांकन करते हैं। तो खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले जो मनुष्य की अपेक्षा है अधिक यात्रा करते हैं, ठीक। तो खाद्य पदार्थ अधिक यात्रा करते हैं। किराना भंडार और सुपर बाज़ार जो होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे प्रोसेस जो पैकेजिंग वाले खाद्य पदार्थ होते हैं वो वहाँ उन सब चीज़ों से भरे पड़े हुए हैं मार्केट में। यद्यपि प्रायः इससे पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ते हैं? लंबी दूरी तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाले जो प्रदूषण और प्रसंस्करण एवं परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों का व्यर्थ जाना, एक तो यात्रा करने में जो प्रदूषण फैलता है, और दूसरा अगर खाद्य पदार्थ यूज़ नहीं हुआ तो उसका व्यर्थ हो जाता है। वर्षा प्रचुरन, वनों का विनाश, ठीक है। जो प्रसंस्कृत ये होते हैं उसमें पोषण की कमी होती है। परिरक्षण और पैकेजिंग की बढ़ती हुई मांग, इससे क्या होता है कि खाद्य सुरक्षा भी बढ़ती है। क्यों, कैसे बढ़ती है? क्योंकि जो उत्पाद जहाँ से आता है, उत्पादन वाला जो क्षेत्र है, वहाँ खुद की जनसंख्या को भी उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं मतलब मिल पाता है। वहाँ पे भी खाने पीने की समस्या है, और वो बाहर में अपना खाना पीना भेज रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सही कौन सा है इसमें। ओके, तो पहला था कि क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए जो खाद्य पदार्थ पर निर्भर न होना पर्यावरण अनुकूली व्यवहार का एक हिस्सा है। हाँ, है हिस्सा। और खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग जो होता है, वो उद्योग जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन रिसोर्सेज पे बोझ डालते हैं। हाँ, तो ये भी इसमें मेंशन किया गया है, तो हमारा सी हो गया आंसर। नेक्स्ट पैसेज जो इंग्लिश का है वो है ये, और ये है उसके क्वेश्चन। ओके,
चलिए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है और ये है इसके क्वेश्चंस। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक कहता है, ठीक है, कि इसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। ये एक लाइन है इन्होंने दी है। इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो वैध कारण नहीं है। ठीक, ओके, मुझे लगता है फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि लेखक कहते हैं कि उसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। तो ठीक है, इस शब्द का क्या मायने है, क्या व्यापक अर्थ है, ठीक है, और इसके पीछे का क्या कारण है और नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा वैध कारण नहीं है, वो नीचे में तराशना है और इसका वजह देखना है पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है। तो कारण उसमें भी पूछा था, कारण इसमें भी पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक के लिए इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है मौन के लिए, और वहाँ पे कारण पूछ रहे थे। सर्वाधिक उपयुक्त कारण वो पैसेज पढ़ने के बाद इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। और जो लाइन दी गई है जीव वाली, उसका वैध कारण क्या नहीं है। चलिए तो अब पैसेज पढ़ते हैं। मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण सिवाय यदा कदा हास्य का पात्र बन जाने के मेरे किसी भी तरह और कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओके, तो इनके शर्मीलापन होने से इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। वास्तव में आज मुझे लगता है कि इसके विपरीत मुझे कुछ फ़ायदा ही हुआ है। तो इनको फ़ायदा हुआ है। बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्ट कर था, मतलब प्रॉब्लम करता था, वो अब सुख करता है। अब उसका इनको बेनिफिट मिलता है। इसका सबसे बड़ा लाभ जो है क्या है, जो शाय लोग हैं उनका सबसे बड़ा लाभ क्या है, कि इससे मुझे शब्दों की मितव्ययिता सिखाई है। यानी कि आप शाय हैं तो आप कम बोलेंगे, तो आप जो बोलेंगे वो सटीक बोलेंगे। इस तरीके की बात कहने का मतलब है यहाँ पे। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई है। ठीक है, ये बता रहे हैं उसके पीछे की जो बेनिफिट्स मिले हैं, जो लाभ है। और अब मैं खुद को यह प्रमाण दे सकता हूँ कि मेरी जीभ कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकालता हो। तो यानी कि ये जब पॉज लेते हैं, शाय हैं, जब बोलते हैं तो वो संतुलित बोलते हैं। ठीक है, विचार करके ही बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइन दी गई थी क्वेश्चन में वो यहाँ पे मिल चुकी है। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी भी अंश के लिए मुझे कभी पछताना पड़ा हो। इस तरह मैं अनेक खतरों से बचा हूँ और मेरे बहुत सा समय बचता है। अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि सत्य के उपासक के लिए मौन अनुभव ने सिखाया है कि सत्य के उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग होता है। ठीक, तो ये मौन वाली बात क्वेश्चन में आ चुकी है। मनुष्य की यह स्वाभाविक कमज़ोरी है कि वह जाने अनजाने में अक्सर बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। ठीक है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या भिन्न रूप से कहता है। इस पर विजय पाने के लिए भी मौन आवश्यक है। तो लोग जो बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, ठीक है, छिपाते हैं, भिन्न रूप से कहते हैं, उस पर विजय पाने के लिए मौन ज़रूरी है। तो ये आवश्यक वाला जो पॉइंट था वो भी आ गया है, जो क्वेश्चन तीसरा था। मौन वाला जो पार्ट था जो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में था, और ये जीभ वाला पार्ट भी आ चुका है। ओके, खैर आगे देखते हैं। कम बोलने वाले बिना विचार ना बोल लेंगे, अपने प्रत्येक शब्द को तौलेंगे। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बोलने के लिए आतुर रहते हैं। किसी बैठक का ऐसा कोई सभापति ना होगा जिसे बोलने की अनुमति मांगने वाले चीटों से परेशान ना होना पड़ता हो। और जब भी बोलने का समय दिया जाता है तो वक्ता आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ जाता है और अधिक समय की मांग करता है और बिना इजाज़त के भी बोलता रहता है। ये आप संसद में देखते होंगे। इन सारे बोलने से दुनिया का कोई लाभ हुआ हो ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। मतलब आप ज़्यादा बोलते हो उससे कोई लाभ होता है ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। यह समय का घोर अपव्यय है, इसलिए कम बोलें।
ठीक है, इन्हें ये लिखा नहीं है इसमें। आगे है, मेरी लज्जाशीलता दरअसल मेरी ढाल और आड़ की अब बनी रही। इससे मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला, मतलब मैच्योर होने का लाभ मिला। सत्य को पहचानने में मुझे उससे सहायता मिली। ठीक है, तो इनके चुप रहने से, इनके शाय होने से इनको बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्या क्या है वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो और इसका वैध कारण नहीं है। तो वैध कारण क्या क्या है ये देख लेते हैं, जो नहीं होगा वो हो जाएगा। तो वैध कारण क्या क्या है, तो वो शब्दों की क्या ए जो है, अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तो क्या ये वैध कारण है, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं? ये तो सोचने लायक है। खैर आगे बढ़ते हैं। पहले वो शब्दों की मितव्ययता में विश्वास करते हैं, हाँ ये वैध कारण है। वो अपने विचारों पर काबू करने में विश्वास करते हैं, ये भी वैध कारण है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। और उसे बोलने में संकोच होता है, शायद तो है ही, ये तो सबसे पहला ही है कि वो शाय हैं, और ये सब तो उसके लाभ हैं ये दोनों। और अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो ये वैध कारण नहीं है। और ये तीनों सही हैं, इस आधार पर ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेखक है वो अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है, वो बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता या लिखता है। हाँ ये तो है कारण। खैर आगे भी क्या है, तो वह अत्यंत मतलब धैर्यशाली व्यक्ति है। ये भी है, धैर्यशाली व्यक्ति है। उसका विश्वास है कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह सत्य का उपासक है। देखिए ये सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेन कारण तो ये है कि वो बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता है या लिखता है। तो ऐसा करने के कारण ही ये सारी चीज़ें उसको बेनिफिट्स मिलती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? ए है स्वाभाविक शर्मिलापन, बोलने में संकोच, सी है विचारों पर काबू रखना, और डी है बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति। तो डी है बढ़ा चढ़ा के बोलने की प्रवृत्ति। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि सत्य के उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग है। क्यों? बढ़ा चढ़ा के बोलने की प्रवृत्ति से अक्सर बचा रहता है। ओके, तो इसके लिए मौन आवश्यक है।